नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस में। पिछले क्लास में मैं घन और घनाभ से संबंधित प्रश्न स्टार्ट किया था। 5 प्रश्न कवर कर चुका था। आज के क्लास में हम उसी के आगे और प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि आपको घन और घनाभ वाला जो मैं कॉन्सेप्ट बताया पूरे प्रैक्टिकल के साथ, वहाँ से आपके पास जो जो फार्मूला था वो फार्मूला आपके दिमाग में अच्छे से रहना चाहिए, तभी इसमें के प्रश्न आपसे बनेंगे। ठीक है, फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो निकालना भी कैसे, इस चीज़ को मैं समझाया था। ठीक है, देखते हैं आज अपने पास क्या क्या प्रश्न है। 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे आज का पहला प्रश्न। समान मोटाई का एक बंद बक्सा जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना है? 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। लकड़ी का बना है बता रहा है। यदि लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब प्रश्न को अच्छे से समझें। ये ना पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोला डायरेक्ट, ये पहले ना आपको क्या बोला कि एक लकड़ी का जो मोटाई है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है करके। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल के लिए क्या चीज़ है उसको समझा देता हूँ मैं। ये मान लो आपके पास एक बक्सा है, ठीक है, और ये बंद बक्सा है ना, मतलब ऊपर से भी बंद है ऐसे करके। तो ये बंद बक्सा है, तो ये लंबाई आपको जो दिख रहा है वो कितना बता रहा है? ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये चौड़ाई कितना बता रहा है? 10 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई बता रहा है ये 8 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात। लेकिन इसने ये बोला कि ये जो लकड़ी है, लकड़ी से बना है ये बक्सा, तो लकड़ी की मोटाइयाँ क्या है? 1 सेंटीमीटर है। और आपको बताना है अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, मतलब कि ये वाले का, ये पूरा का पूरा अंदर में जो 6 सतह बनेंगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो भाई अंदर के 6 सतह का अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उस मोटाई को तो शामिल किया ही नहीं जाना चाहिए, मोटाई को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, मान लो, अब ये मान लो क्या इसमें दिया है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास जो मोटाई दिख रहा है, इधर का जो मोटाई दिख रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? आपको घटाना पड़ेगा। मतलब कि उसको 12 सेंटीमीटर ना बोल के आप क्या बोलेंगे? हम 12 माइनस 1 मतलब कि -2। 12 - 2। चौड़ाई को आप 10 ना बोल के आप क्या बोलेंगे? 10 - 1 मतलब कि 8 बोलेंगे। और 8 सेंटीमीटर को क्या लिखा जाएगा? फिर 6 लिखा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से ये कॉन्सेप्ट बना। अब आपके पास फार्मूला लगाएं कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जा रहा है ना, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट L का मान 12 नहीं रखेंगे, L का मान होगा आपके पास 10, क्योंकि 2 घट जाएगा ना। B का मान 10 की जगह क्या होगा आपके पास? 8 होगा, प्लस B का मान 10 है, H का मान 8 की जगह क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, H का मान 6, लंबाई का मान 10। बस इसको हल करें और आंसर पाएं कि कितना आएगा इसका आंसर? 2 गुना 80 प्लस ये हो गया 60 और ये हो गया 60। ठीक है, इतना हुआ। अब इनको अगर जोड़ा जाए, एक बार चेक किया जाए, L और B। L का मान कितना है? 12 के जगह में क्या लिखे? 10। B का मान 10 के जगह में 8। B का मान 10, ये गलत हुआ। B का मान कितना है? 10 के जगह में 8 बोला ना, तो ये कितना हो गया? 8। H का मान 8 के जगह में 6 और H का मान 6, L का मान क्या लिखे? 10। तो आगे सॉल्यूशन क्या बनेगा आपके पास? 10 अट्ठे 80, फिर 8 छके 48 और ये 6 दहम 60। इसको मैं हल करूंगा तो 80 और 60 हो गया 140। 140 में 48 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना 188। ठीक है, अब इसको अगर मैं हल करूं तो 2 अट्ठे 16 हासिल 1, 18 दूनी 36, 36 और 1 कितना हो गया? 37। मतलब कि 376 प्रश्न का आंसर होगा। आंतरिक बोला है, अगर आपको बाह्य बोला रहता या सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला रहता, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला रहता तो डायरेक्ट L का मान क्या रखते आप? 12, B का मान 10 रखते और H का मान क्या रखते? 8। आपको आंतरिक बोला है, इसलिए चौड़ाइयों को क्या करना पड़ेगा? मतलब कि मोटाई को ना, लकड़ी की मोटाई को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। चूंकि लकड़ी की मोटाई है, लकड़ी की मोटाई दोनों तरफ आएगा, ये मोटाई हो गया, ये भी मोटाई हो गया, तो इन दोनों को आपको घटाना है, इसलिए 2 बार माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, -1 और -1 करके। अगला प्रश्न देखें, 7वें नंबर का प्रश्न।
100 सेंटीमीटर लंबे, 45 सेंटीमीटर चौड़े और 30 सेंटीमीटर गहराई वाले बॉक्स। घनाभ करके आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा, एग्जाम में हो सकता है। तो भाई अगर बॉक्स दिया है तो बॉक्स कैसे है आपका, अलग अलग लंबाई का है अगर, तो घनाभ ही होगा फिर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर लंबे, 45 सेंटीमीटर चौड़े और 30 सेंटीमीटर गहराई वाले बॉक्स में 15 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटाई का कितना पैकेट रखा जा सकता है या कितना पैकेट भरा जा सकता है। प्रश्न समझे क्या बोला गया। ये आपके पास ना एक घनाभ है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक घनाभ हो गया ऐसे। अब इसी घनाभ में आपको क्या करना है, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर मोटाई का जो घनाभ बनेगा उसको भरना है ऐसे। ये हो गया आपका 15 गुना 12 गुना 2.5 सेंटीमीटर वाला घनाभ। तो आप देख रहे हैं हर एक घनाभ, कितना घनाभ है मेरे को नहीं पता ना इसमें जो भरा जा रहा है, तो मैं मान लूंगा n घनाभ। अब सिंपल सी बात समझें, ये बाहर का जो बड़ा घनाभ है ना, उस घनाभ का जो आयतन होगा उसी आयतन को तो ये छोटे छोटे घनाभ क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, मतलब कि बड़े घनाभ का आयतन अर्थात 100 गुना 45 गुना 30 बराबर होगा किसके, छोटे घनाभ के आयतन का। छोटा घनाभ क्या है, 15 गुना 12 गुना 2.5। लेकिन ये तो एक ठोक घनाभ हुआ छोटा वाला, मैंने बोला कितना सारा घनाभ है तो n घनाभ बोले, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको n, अर्थात बड़े घनाभ का आयतन बराबर छोटे घनाभ का आयतन गुना छोटे घनाभों की संख्या। वही तो बता रहे हैं कितने पैकेट भरे जा सकते हैं, तो n पैकेट मतलब कि n घनाभ। अब यहाँ से इसको मैं हल करूं तो n का वैल्यू निकालना है ना, तो जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट करें। 15 कम 15 और ये 15 थिया 45, इक्वल्स के इस पार है ना, इसलिए डायरेक्ट। फिर ये 3 चौक 12, ये भी हो गया। 4 से ये 25 बार में, ठीक। और देखें ना, एक बार मैं लिख देता हूँ अब, 25 गुना 30 बचा एक तरफ, बराबर में n गुना 2.5 बचा। ठीक है, अब देखो ये 2.5 को आप ज़्यादा अच्छे से सुविधा के लिए कैसे लिख सकते हैं, n गुना 25/10। अब हल करें, 25 से 25 कैंसल आउट हो गया, 10 का गुना 30 के साथ होगा तो n का मान मिल जाएगा आपको 300। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको यही तो दिमाग लगाना है कि कौन सा आयतन किस आयतन के बराबर होगा, यही तो बस सोचना होता है। फिर बाकी ये चैप्टर ना बहुत आसान है, आप सिंपल सा सोचें और उस हिसाब से इक्वेशन बनाएं और आपको जो पूछा गया है वो आंसर निकालें। फिर 7वां प्रश्न हुआ। 8वां प्रश्न देखें। 8वां प्रश्न देखें, 30 मीटर लंबे, 20 मीटर चौड़े और 25 मीटर ऊंचे एक बंद बक्से को बनाने में कितना व्यय होगा यदि उसे बनाने में लगे प्लाईवुड का मूल्य 2.5 रुपये वर्ग मीटर। लिखा है ना वर्ग मीटर, मतलब कि हर एक मीटर स्क्वायर में कितने का खर्चा आ रहा है, 2.5 रुपये का। अब बात यहाँ पे सर, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको मेरे को पता चला कि आयतन को बराबर करना है। ठीक है, मतलब पैकेट वगैरह भरा जाएगा किसी भी घनाभ में, मतलब आयतन की बात कर रहा है। लेकिन मान लो उसी घनाभ को बनाने की बात कर रहा है तो आयतन से मेरे को कोई मतलब नहीं। अगर घनाभ को बनाने की बात कर रहा है ना तो मेरे को पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब, क्योंकि मैं अगर घनाभ बनाऊंगा तो ऊपर में लकड़ी का एक चादर डाल सकता हूँ, ठीक है, बगल में डाल सकता हूँ, लेफ्ट साइड वगैरह राइट साइड वगैरह, ये सब मिलाकर आपके पास क्या बनने वाला है, घनाभ बनने वाला है। मतलब कि घनाभ बनाने के लिए आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है। ठीक है, जबकि घनाभ में अगर कोई चीज भरा जा रहा है मतलब कि आयतन की बातें हैं। ठीक है, अभी क्या 8वें प्रश्न में क्या बोला गया है कि घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया। ठीक है, और इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा ये बोल रहा है। तो एक काम किया जाए, फिर टोटल एरिया निकाल लो ना, टोटल एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उस पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ किसका गुना किया जाना चाहिए, 2.5 रुपये का, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा आपका मीटर स्क्वायर में और ये बोल रहा है कि हर मीटर स्क्वायर में कितने का खर्चा, 2.5 रुपये का। इसलिए आपका टोटल खर्च, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। मैंने ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कि आपको पूरा का पूरा ये बाहर का जो क्षेत्रफल दिख रहा है उन्हीं क्षेत्रफलों को निकालना है, तभी तो ये बक्सा बन पाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ LB, L का मान 30 गुना 20 प्लस 20 गुना 25 फिर प्लस फिर 25 गुना
30। अब इनके साथ गुना होना है 2.5 रुपये का अर्थात 2.5 का। ठीक है, यहाँ से 2, ये कितना हो गया 600, 30 गुना 20, 20 गुना 25 कितना हो गया 25 दूनी 50, 500 प्लस 25 दिया 75 मतलब कि 750। और ये 2.5 है ना, उसको ज़्यादा अच्छे सुविधा के लिए क्या लिख लें 25/10। ठीक है, यहाँ 2 से ये 5 बार में कैंसल आउट, फिर ये 5 पंचे 25 मतलब कि इधर बाहर टोटल में कितना आ गया 5। 600, 500, 1100, 1100 और 750 मतलब कि 1850। 1850 के साथ गुना किया जाना चाहिए किसको 5 को, फिर अपना आंसर मिल जाएगा। 5 शून्य 0, 5 पंचे 25 हासिल 2, 18 पंचे 90 ना, फिर 2 मिलाकर 92, तो 9,250 रुपये आपको लागत आने वाला है अगर आप इस बक्से को हर एक वर्ग मीटर 2.5 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से बनाने के लिए बैठेंगे तो। ठीक है, एग्जाम में ये सब प्रश्न आएंगे, इन्हीं प्रश्नों को आपको कूट आधारित प्रश्न के रूप में दिया जाएगा, इन्हीं को क्रम से जमाने के लिए बोला जाएगा। क्रम से जमाने के लिए जब गणित में प्रश्न आता है तो ये आता है कि आपको आंसर निकालना है तो कौन कौन सा क्रम फॉलो करना पड़ेगा, इसको निकालना है करके। ठीक है, अगला प्रश्न और देखते हैं इसमें, आगे के और प्रश्न को देखते हैं। अब 9वां प्रश्न, यदि किसी घन के किनारों को 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन 697 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई कितनी है, मतलब स्टार्टिंग में जो लंबाई था वो कितना है ये पूछ रहे हैं। प्रश्न आपको क्या समझ में आया देखें। मान लो स्टार्टिंग में घन का भुजा अर्थात घन की लंबाई कितनी है a है। ठीक है, घन की लंबाई a है। अब इस घन की लंबाई को क्या कर दिया जाए, बढ़ाकर 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, मतलब कि ये क्या हो जाएगा a+3 हो जाएगा। ठीक है, और बोला घन का आयतन पहले जितना था आपने 3 सेंटीमीटर भुजा को बढ़ा दिया, इसलिए अब आयतन पुराना आयतन कितना आएगा आपके पास। घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है a³। तो इस बार अब आयतन कितना है, इस बार आ रहा है टोटल आपका 657। ठीक है, आपको बताना है घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई अपने को बताना है। अब समझे बात को, ये आपको साथ देने वाला है ये 657। जैसे कि जब भुजा a³ होता है, जब भुजा a होता है तब आयतन होता है a³। यदि भुजा a+3 हो जाए, यदि भुजा a+3 हो जाए तो आयतन क्या होगा a+3 का क्यूब। और इसी आयतन का मान देखो क्या दिया है, उसका आयतन 657 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा बोला ना। बढ़ जाएगा बोलने का मतलब पहले का आयतन a³ था, अब आयतन एक्स्ट्रा कितना हो गया 657, a³ में 657। और यही आयतन किसके बराबर होगा a+3 के क्यूब के, क्योंकि भाई इसी का आयतन तो है ये। a+3 का क्यूब का इक्वल हो जाएगा आपका a³ + 657। इसको हम लोग नॉर्मल हल करेंगे और a का मान निकालेंगे, क्योंकि ये मूल लंबाई पूछा है। मूल लंबाई मतलब कि a का मान निकालना। अगर आपको नया लंबाई पूछा रहता तो a का मान निकालने के बाद आपको 3 उसमें जोड़ना पड़ता। ठीक है, तभी तो नया लंबाई निकलता। यहाँ पे फार्मूला लगाया जा सकता है किसका, x + y का होल क्यूब वाला। क्या होता है a³ प्लस है ना x³ + 3³ b³ बोलने का मतलब या y³ 27 हो गया, 3³ मतलब फिर 3xb xy ना 3xy इंटू x + y। x के जगह क्या है यहाँ पे a, y के जगह में क्या है 3 इक्वल टू इस पर क्या चलेगा a³ + 657। फार्मूला लगाया गया है यहाँ पे a + b का होल क्यूब या फिर x + y का होल क्यूब बोल सकते हैं। a³ + 27 प्लस ये कितना हो गया 3 × 9a, 9a का a के साथ गुना होगा तो 9a², 9a का 3 के साथ गुना होगा तो 27a, इधर बराबर में a³ + 657। फिर आगे इस बार उस बार देखेंगे तो इधर भी a³ है, इधर भी a³ है, कैंसल आउट हो गया। इस 27 को उस तरफ आप ट्रांसफर कर दें तो अपने पास क्या आया है, इधर बचा आपके पास 9a² + 27a और ये 27 उस पर ट्रांसफर हुआ तो कितना
657 में से माइनस हो जाएगा क्या 27। फिर इसके बाद 9a² प्लस 27a। अब ध्यान देंगे 7 में 7 गया 0, 5 में 2 गया 3, मतलब कि 630। एक काम कीजिए, इस 630 को इस पर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस 630, क्योंकि अब ये क्या बन गया आपके पास एक वर्ग समीकरण बन गया। एक बात और यहाँ पे, जितना सरल कर सकते हैं आप वर्ग समीकरण को, आप हमेशा कोशिश किया करें कि ये x² या a² का जो गुणांक लिखा है ना उसको हटाने का। अगर इसको हटाया जाए, यहाँ पे क्या लिखा है 9 लिखा है, तो इस 9 को हटाना है तो भाई 9 से भाग लगाया जाए सभी को। 9 से इसको भाग लगाया जाएगा तो a², यहाँ पे आ जाएगा 3a, यहाँ पे आ जाएगा 7 और 0, 70 आ जाएगा। 0/9 मतलब कि आपके पास 0, ठीक है। या ये बोला जाए 9 कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बचेगा a² प्लस 3a माइनस 70 इक्वल टू, आपने जो कॉमन निकाला वो 0/9 होकर क्या देगा आपको 0 देगा, ठीक। अब इसको हम लोग सिंपल सा हल करते हैं वर्ग समीकरण, जैसे मध्य पद को तोड़ते हैं। अब सोचना होगा आपको कि 3a को ऐसे कौन दो संख्याओं में तोड़ा जाए जिनका जोड़ना या घटाना आपको क्या दे, प्लस का 3a दे, और उनका गुणनफल कितना आना चाहिए, माइनस का 70 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे किया जाए, किससे आएगा ये 7 दहम 70 आ तो गया, 7 और 10 का घटाना भी क्या आएगा 3 आएगा ना, हाँ। लेकिन घटाने के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए प्लस। अब देखें मतलब कि 10 क्या रहेगा पहले, तो a² प्लस 10a माइनस 3a, 10a माइनस 3a आपको, सॉरी 10a माइनस 7a, 10a माइनस 7a में जो प्लस 10 और माइनस 10 है, माइनस 7 है, वो आपका गुना होकर माइनस 70 भी देगा, और 10a माइनस 7a का वैल्यू क्या आएगा प्लस 3a आएगा, ठीक है। तो अर्थात ये टूटेगा 10 और 7 में, यहाँ पे क्या है आपके पास 70। इसको आगे कैसे हल करते हैं, जोड़ा बनाया जाता है, तो a कॉमन निकलेगा दोनों में, अंदर में बच गया a प्लस 10, सेम इधर भी आएगा a प्लस 10 आना है, इधर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 7, तभी तो माइनस 7 इंटू a माइनस 7a माइनस 7 इंटू प्लस 10 माइनस 70 इक्वल टू इधर क्या चल रहा है 0। दो जोड़ा बना आपके पास, एक तो बना आपके पास a प्लस 10 बराबर 0, और एक ठोक बना आपके पास a माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हल किया जाए तो a का मान माइनस 10, यहाँ पे a का मान कितना आ गया 7। अब दोनों में से आंसर कौन होगा, प्लस का वैल्यू वाला, क्योंकि a क्या है घन की लंबाई है, और लंबाई आपका माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए a का मान क्या मिला आपके पास 7 सेंटीमीटर मिला। क्या इस प्रश्न को इस तरीके से बनाएंगे तभी होगा क्या, आप ऑप्शन उठाकर भी प्रश्नों को बना सकते हैं। थोड़ा देखें ऑप्शन उठाकर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनेगा। देखिए ऑप्शन से बनाऊंगा, अगर मान लो एक ऑप्शन ही सही है 7, मतलब कि घन का स्टार्टिंग का भुजा कितना है 7, अब अगले टाइम इसका भुजा क्या बन गया 10, प्रश्न के अनुसार ना 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वो है। इस बार पहले आयतन कितना हुआ रहता 7 का क्यूब, 7 का क्यूब मतलब कि 343, ठीक है, 7 का क्यूब मतलब कि 343। और देखें 10 का क्यूब क्या है, 10 का क्यूब होगा आपके पास 1000। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 343 और 1000 के बीच में जो गैपिंग है वो बिल्कुल कितना है 657 का, ठीक है। 1000 में 343 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा 657। यहीं पे प्रश्न खत्म हो गया आपके पास, आपको इतना लंबा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं था। देखो कैसे खत्म हो गया, स्टार्टिंग में भुजा a 7 था, वही कितना हो गया 3 बढ़ाए तो 10 हो गया। भुजा अगर 7 है तो आयतन कितना हो गया 343, भुजा अगर 10 होगा तो आयतन कितना होना है 1000। a क्यूब बोलने का मतलब अब 343 में अगर 657 जोड़ दिया जाए, बढ़ जाएगा बोल रहे हैं ना, तो 343 में अगर 657 बढ़ जाएगा तो बढ़े हुए भुजा के कारण जो आयतन है वही तो मिला भी। 3 और 7 0, 4 5 9 1 10, 3 6 9 और 1 10, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ऐसे आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखें और 10वां प्रश्न क्या बोला, 3 धातु के घनों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है, जिन्हें एक साथ पिघलाकर एक घन बनाया गया है। परिणामी घन की भुजा ज्ञात करें। कभी भी पिघलाने वाला प्रश्न आया मतलब कि आपको क्या करना है, आयतन को क्या करना है बराबर करना है।
पिघलने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका आयतन बराबर होगा जो पिघल कर बन रहा है उसका आयतन। पिघलने वाले कौन है, यहाँ पे 3 घन है ना वो भी, तो उनका आयतन ना, पहले घन का आयतन कितना होगा 3 क्यूब, दूसरे घन का आयतन 4 क्यूब और तीसरे घन का आयतन 5 क्यूब। इनको मैं जोड़ा इसलिए क्योंकि इनको पिघला कर ही नया घन बनाया जा रहा है, उसका भुजा में मान लिया a और उसका आयतन हो जाएगा फिर a क्यूब, क्योंकि इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा बराबर। सिंपल से यहाँ a का वैल्यू निकालें तो यहाँ से हो गया ये 27, ये हो गया 64, ये हो गया 125, यहाँ से a क्यूब, 7 4 11, 11 5 16, 6 ऐसे 2 6 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 1 और 1 216, यहाँ पे आया a क्यूब। अब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। मतलब कि यहाँ से समझ में आया a का मान कितना हो गया 6, या ये बोला जा सकता है क्यूब रूट 216 का वैल्यू कितना है 6 है, इसलिए a का मान क्या मिलेगा आपको 6, ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर। सेम अब देखें ये 11वां वाला प्रश्न में, 11वें वाले प्रश्न में क्या समझा रहा है आपको, किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर व 32 मीटर स्क्वायर है, घनाभ का आयतन बताना है आपको। अब यहाँ पे प्रश्न अच्छे समझें, 3 आपके पास क्या है घनाभ है, सॉरी एक घनाभ है, ये ऐसा घनाभ है आपके पास, इसमें आपको क्या दिया गया है 3 पृष्ठ है, ये सामने का पृष्ठ ले लें, ये बगल वाला पृष्ठ ले लें, ये ऊपर वाला पृष्ठ ले लें, इन तीनों पृष्ठों का आपको क्या दिया गया है क्षेत्रफल, ठीक है। तो भाई एक पृष्ठ में लंबाई, एक पृष्ठ में क्या आएगा लंबाई और ऊंचाई आएगा, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना ऊंचाई। इस पृष्ठ कॉर्नर में बगल में जो पृष्ठ दिख रहा है उसका b और ये क्या है h, मतलब कि इसका क्षेत्रफल आएगा b और h, ठीक है। तो आपको प्रश्न में क्या दिया गया है, 11वां नंबर का प्रश्न क्या समझा है, l गुना b का मान कितना है 25, b गुना h का मान, ठीक है, ये b गुना h का मान, इधर ऊपर में क्या आ जाएगा आपके पास l और b ना, अच्छा सॉरी ऊपर में आ जाएगा l, हाँ ठीक, l और ये h बचा है अभी एक ठोक, l और h बच गया एक ठोक, ठीक है। ये 25 है, इसको बोल लें 32 और ये हो गया 32, ठीक है। यही तो दिया है प्रश्न में, तीनों फलक का, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, फलकों का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। अभी आपको ज्ञात करना है घनाभ का आयतन, v का मान निकालना है। v का मान क्या होता है LBH, मतलब आप कैसे भी करके LBH का मान निकाल डालें आपको क्या मिल जाएगा, ये आयतन मिल जाएगा। अब निकाला कैसे जाए, तो अगर आप देखेंगे तो ये 3 ठोक समीकरण है, इन तीनों समीकरणों को यदि मैं गुना कर दूं तो l गुना b गुना h ऐसे करके आएगा ये। अगर मैं तीनों को गुना कर दूं तो ये ऐसे होगा l गुना b गुना b गुना h गुना l गुना h, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा 25 गुना 32 गुना 32, ठीक। अब फिर l मतलब कि l स्क्वायर, b और b स्क्वायर, h और h स्क्वायर, मतलब कि LBH टोटल का क्या है ये स्क्वायर है। इसके इक्वल में इस पर क्या है 25 गुना 32 का वर्ग कर लो डायरेक्ट, 32 गुना 32 मतलब 32 का वर्ग। आपको किसका वैल्यू चाहिए, आयतन चाहिए ना, मतलब कि LBH चाहिए, तो LBH एक काम किया जाए, LBH की जगह क्या भी लिख लिया जाए आयतन v, तो v का क्या है स्क्वायर, और स्क्वायर उस पर जाएगा तो क्या बनाएगा ये वर्गमूल बनाएगा किसका 25 गुना 32 के वर्ग का। अब फिर बात v इक्वल्स टू 25 बाहर निकलेगा 5 बनकर, 32 का वर्ग बाहर निकलेगा 32 बनकर, और 32 पंचे आपके पास कितना हो गया 5 दूनी 10 और 5 दिए 15 1 16, 160 आएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, आपको क्या दिया है उसके हिसाब से आपने क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा। अब मेरे को दिमाग में आया कि आयतन निकालना है, अर्थात LBH निकालना है, तो भी गुना के रूप में निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को गुना करोगे तो राइट हैंड साइड को भी गुना करना पड़ेगा, वही लॉजिक यहाँ पे लगाया हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर हुआ। आगे अभी 2 प्रश्न और देखें इस टॉपिक में। 12वां प्रश्न, अब किसी घन के सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। इतने लाइन से क्या समझ में आया, घन का कोर कितना होता है a,
कोरों का योग बोल रहा है, तो टोटल कितने कोर होते हैं अब ये दिमाग में, तो 12 कोर होते हैं, इसलिए 12a आ जाएगा। ये किसके बराबर है बोल रहा है, किसी वर्ग के परिमाप, वर्ग का भुजा। देखो यहाँ पे a लिया हूँ तो वर्ग का भुजा मैं a नहीं लूंगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वर्ग का भुजा क्या ले लेता हूँ मैं, x। अब परिमाप बोला इसलिए 4x किया ना, क्योंकि वर्ग के भुजा का 4 गुना होता है परिमाप। ये एक इक्वेशन यहाँ से आपका बन गया, कट रहे घटा दें, 4 तिया 12, मतलब कि 3a के बराबर आ गया x। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोले अभी। यदि घन के आयतन का मान, घन के आयतन का मान, घन का आयतन क्या होगा, a3, उसका मान वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है आपके पास, x², इसके बराबर होगा बोल रहा है। ठीक है, तो अपने को बताना है अब वर्ग के एक भुजा का माप, वर्ग के एक भुजा का माप बोलने का मतलब x का मान बताना है अपने को। ठीक है, अब देखो इधर x है, ये a वाला भी ना x के रूप में आ जाए तो फिर इस इक्वेशन को x का मान निकाल के हल किया जा सकता है। अब देखो a की जगह क्या लिखा जा सकता है, फिर a की जगह समीकरण 1 से देखें x/3 लिखा जा सकता है। तो a का मान x/3 पूरे का घात क्या हो गया 3, बराबर इधर क्या है x², आगे x³ डिवाइडेड बाई 27 इक्वल्स टू x², यहाँ से एक x बस बचेगा ना, मतलब कि x का मान कितना आ गया 27 एकम 27 यूनिट। ठीक है, 27 इकाई, क्योंकि कोई भी आपको मात्रक नहीं दिया है यहाँ पे प्रश्न में, इसलिए 27 इकाई या 27 यूनिट करके। 13 नंबर का प्रश्न देखो, प्रश्न लिखाया है 13वें नंबर का प्रश्न। अच्छा, ये एक्चुअल में ना आपके पास HCF का प्रश्न यहाँ पे ऐड हो गया। देखें HCF का प्रश्न है, क्या लिखा है, वह सबसे संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतः मापा जा सकता है। मतलब कि ऐसा लंबाई निकालना है जिसके द्वारा 48 मीटर को भी नापा जाए, 56 मीटर को भी नापा जा सके और 72 मीटर को भी नापा जा सके। तो ये HCF का क्वेश्चन है, इसको अभी इग्नोर करेंगे घन और घनाभ के लिए, लेकिन फिर भी बता दिया जाए इसका सॉल्यूशन। ऑप्शन से चलें आप, सबसे बड़ा लंबाई को हमेशा HCF मतलब कि सबसे बड़ा ऑप्शन चुनें। 11 से क्या ये भाग जाता है 48, तो ये कोई भी ऐसे भी भाग नहीं जाता, तीनों के तीनों भाग जाना जरूरी है, वही आपका आंसर होगा। 11 से छोटा वैल्यू देखें, ये क्या है 9 से तो 48 ही भाग नहीं जाता, तो 9 भी आपका आंसर नहीं। 8 को देखें, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 नियम 72। मतलब कि यदि आप 8 मीटर का एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे तो उस लकड़ी के टुकड़े से आप 48 मीटर को भी पूरा माप पाओगे, 56 मीटर को भी माप पाओगे और 72 मीटर को भी माप पाएंगे। तो ये आपका HCF का क्वेश्चन हो गया। बाकी आपको घन और घनाभ का प्रश्न बताया गया। अब आपके पास इस टॉपिक से आप अपने बुक वगैरह से प्रैक्टिस करें। मैं आपको इसके बाद आगे का टॉपिक बेलन हो गया, वहाँ से प्रश्न और हल करवाने वाला हूँ। मिलेंगे अगले क्लास में।